कहानियां। वरिष्ठ कथाकारों की प्रसिद्ध कहानियों के इस स्तंभ में प्रस्तुत है भारत से रघुवीर सहाय की कहानी से। चलती सड़क के किनारे एक विशेष प्रकार का जो एकांत होता है, उसमें मैंने एक लड़की को किसी की प्रतीक्षा करते पाया। उसकी आंखें सड़क के पार किसी की गतिविधि को पिछुआ रही थीं और आंखों के साथ कसे हुए ओठों और नुकीली ठुड्डी वाला उसका छोटा सा सांवला चेहरा भी इधर से उधर डोलता था। पहले तो मुझे यह बड़ा मजेदार लगा, पर अचानक मुझे उसके हाथ में एक छोटा सा लाल सेब दिखाई पड़ गया और मैं एकदम हक से वहीं खड़ा रह गया। वह एक टूटी फूटी पेरेम्बुलेटर में सीधी बैठी हुई थी, जैसे कुर्सी में बैठते हैं, और उसके पतले पतले दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए थे। वह कमीज पैजामा पहने थी। कुछ ऐसा छरहरा उसका शरीर था और कुछ ऐसी लड़कौंधी उसकी उम्र थी कि मैं सोच में पड़ गया कि यह लड़का है या लड़की। लड़की होती तो उस पर दो पतली पतली चोटियां बहुत खिलती, यहाँ वह झबरी थी। पर तुरंत ही मेरे मन ने मुझे टोका, भला यह भी कोई सोचने की बात है, क्योंकि उस बच्ची में कहीं कोई ऐसा दर्द था जो मुझे फालतू बातें सोचने से रोकता था। यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि मैं पास जाकर बड़ी शराफत से पूछता, क्या बात है बेटी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? तुझे यहाँ कौन छोड़कर चला गया है? पर वह न उतनी घबराई हुई थी और न उसे वहाँ कोई छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक गहरी आशा की दृढ़ता थी। यद्यपि वह आशा इसी बात की थी कि उसका बाप अभी आ जाएगा। इसलिए मैंने पूछा नहीं, पर थोड़ा और पास आकर उसे देखता रहा। मुझे डर था कि प्रेम को हाथ लगाते ही वह रो पड़ेगी, लेकिन एक बार मन हुआ कि उसे जरा सा और पीछे हटाकर फुटपाथ पार कर दूं। डीजल इंजन वाली भौंडी बसों की दहशत मेरे दिल में बचपन से बैठी हुई है, पर फिर यह सोचकर रुक गया कि हालांकि कोई ड्राइवर कम कुशल होता है, कोई ज्यादा, और कोई अपनी बीवी को पीटता है, कोई नहीं, पर ऐसा कोई नहीं होगा जो उसे बचाकर नहीं निकल जाएगा। लड़की ने एक बार मुझे बड़ी घृणा से देखा, फिर अपने बाप को देखने लगी। वह सड़क के पार जमीन पर कोई चीज ढूंढ रहा था। मुझे देखकर वह शायद मन में हंसना चाहती थी कि आप यहाँ खड़े संवेदना लुटा रहे हैं, पर वह बहुत कमजोर थी और उसके चेहरे पर भाव एक अजीब लक्षणा के साथ आते थे, जैसे कमजोर व्यक्तियों के आते हैं, और इसलिए उसका चेहरा और सख्त हो गया। अब सोचता हूँ कि उसने अपना ध्यान तुरंत मुझ पर से हटाकर खोई हुई चीज के मिल जाने पर लगा दिया होगा। यह स्वाभाविक ही था कि मैं अपमानित अनुभव करता कि मैं तो, जैसा कि मुझे बचपन से सिखाया गया है, दुखी जनों के प्रति आर्द्र होना, उस पर तरस खा रहा हूँ और वह मेरी अनदेखी कर रही है। परंतु मुझे इसमें कोई अपमान नहीं मालूम हुआ, क्योंकि मुझे उसका स्वाभिमान अच्छा लगा। इस बार मैंने गौर किया तो देखा कि वह बहुत मैले कपड़े पहने थी। कमीज के कॉलर पर मैल की लहरदार धारियां थीं, मगर चेहरा साफ था, जैसे उसका बाप लड़की को मुंह धुलाकर बाहर ले गया हो। लगता था जैसे धुलकर उसका मुंह और भी निकल आया है। कमीज पर उसने स्वेटर पहन रखा था जो चिपककर बैठता था। पूरी बाह की कमीज थी, कफ के बटन बाकायदा लगे हुए थे, और इस बार मैंने गौर किया तो देखा कि कलाइयों में बहुत सी नई चूड़ियां थीं। मैंने सोचा, संसार में कितना कष्ट है, और मैं कर ही क्या सकता हूँ सिवाय संवेदना देने के। इस गरीब की यह लड़की बीमार है, ऊपर से कुछ पैसे जो अस्पताल की फीस से बचाकर ला रहा होगा, उन्हीं से घर का काम चलेगा, यहाँ गिर गए, किसी गाड़ी से टक्कर खा गया होगा। वह तो कहिए कोई चोट नहीं आई, वरना बीमार लड़की लावारिस यहाँ पड़ी रहती, कोई पूछने भी न आता कि क्या हुआ। मैंने सचमुच उसके बाप को वहीं से आवाज दी, क्या ढूंढ रहे हो, क्या खो गया है? उसने वहीं से जवाब दिया, कुछ नहीं, गाड़ी की एक ढिबरी गिर गई है। उसकी खोज खत्म हो गई थी। वह बिना ढिबरी के इधर चला आया। उसके साथ मैंने पेरेम्बुलेटर के नीचे झांककर देखा, जहां गाड़ी की बॉडी और धुरी का जोड़ होता है। जहां धुरी हिलगी रहती है, वहां का एक बोल्ट बिना नट के था। मैंने सोचा, बस, मगर इसे ही काफी अफसोस बात होनी चाहिए,
क्योंकि एक तो गाड़ी वैसे ही ढचरमचर हो रही था, ऊपर से इस नट के गिर जाने से वह बिल्कुल ठप हो जाएगी। क्या कहावत है, वह गरीबी में आटा गीला, कितना दर्द है इस कहावत में और कितनी सीधी चोट है। आटा जरूरत से ज्यादा गीला हो गया और अब दुखिया गृहिणी परात लिए बैठी है। उसे सुखाने को आटा नहीं है मगर रोटियां नहीं पक सकती। मैंने अपनी तार्किक चतुराई दिखाई, पूछा मगर ढिबरी गिरी कहाँ थी? क्या तुमको ठीक मालूम है यही गिरी थी? लड़की की मरीमरी आवाज आई, गिरी तो यही थी, अभी मुझे दिखाई पड़ रही थी। अभी एक मोटर आई, उससे वह छिटककर उधर चली गई। मोटर के गुदगुदे पहिए से छोटा सा नट छिटककर कहा जाता, पर वह लड़की अपने स्वास्थ्य से दुखी थी, इससे उसका यह गलत अनुमान मैंने क्षमा कर दिया और सड़क के पार गया। उसी जगह मैंने भी ढिबरी को खोजा। जब खाली हाथ मैं लौटकर आया तो बाप ने कहीं से एक छोटा सा तार का टुकड़ा खोज निकाला था और बड़ी दक्षता से बोल्ट को छेद में बैठा रहा था और उसे बांधने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी को उसने जरा सा हुमासा तो लड़की जाने क्यों खिसिया गई, पर जैसा कि मैंने पहले बताया, उसके चेहरे पर भाव वैसे नहीं आ सकते थे जैसे तंदुरुस्त बच्चों के आते हैं। इसलिए उसने जल्दी से अपने बाप का कंधा पकड़ लिया और नीचे झांकने लगी, जैसे अपनी गाड़ी ठीक करने में मदद देना चाहती हो। मैंने पूछा, अब कैसे जाओगे? ऐसे तो यह ठीक न होगी। बाप का मुंह दाढ़ी भरा था और जबड़ा चौड़ा था। उसने गाड़ी के नीचे मुंह डाले डाले खुरदुरी आवाज में जवाब दिया, चले जाएंगे, और लड़की से कहा, बेटे तू तनिक उतर तो आ। बेटी ने बाप के कंधे पर एक हाथ रखा, एक से अपने सेब को कसकर पकड़े रही और नीचे उतरकर गाड़ी से कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई। मैं बहुत द्रवित हो उठा। बेचारी बीमार है, उसे शायद सूखा हो गया है या तपेदिक। इससे कम इसे कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, और वह खड़ी भी नहीं रह पाएगी, कांपती रहेगी, कहीं गिर न पड़े। हे भगवान, जल्दी से बोल्ट में तार बंध जाए। मगर लड़की सीधी खड़ी रही। सिर्फ एक बार उसने नाक सिड़की, बीच बीच में अपने नंगे पैरों को देखकर पंजे सिकोड़ती रही और अधीरता से गाड़ी की धुरी को देखती रही। यह तो स्पष्ट था ही कि वह अपने बाप की कारीगरी से बहुत प्रभावित हो उठी है। वह बहुत दुबली थी, छड़ी सी और सांवली थी। एक नए प्रकार का सौंदर्य उसमें था, वह जो कष्ट उठाने से आता है। पर फिर मेरे मन ने मुझे फालतू बातें सोचने से रोक दिया। मैंने पूछा, यह बीमार है? बाप ने लड़की को पुकारा, आ बेटे बैठ जा, ठीक हो गई। धीरे धीरे चलकर अपने ढीले पैजामे को समेटकर लड़की पेरेम्बुलेटर में चढ़ रही थी। तभी मुझे गाड़ी के पेंदे में एक छोटी सी ढिबरी पड़ी दिख गई। झट उसे उठाकर मैंने बाप को दिया। यह कैसी है, इससे काम नहीं चलेगा। ओ नहीं जी, ये तो बहुत छोटी है। वो तो मैंने बना लिया जी। मैं अपनी करुणा से परेशान था। फिर मैंने पूछा, इसे क्या हुआ है, और उसके दुखी उत्तर के लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा था कि जब वह कहेगा, साहब मर्ज तो कुछ समझ में नहीं आता किसी के, तो डॉक्टर हुक्कू का नाम सुझाऊंगा। बाप हंसकर बोला, अब तो ठीक है, यह इसे मोती झाला हुआ था, बहुत दिन हुए, तब से कमजोर बहुत हो गई है। सुइयां लगती हैं इसे। गाड़ी चूं चूं करके चलने लगी थी। अब लौंडिया को शर्म लगने लगी कि इतनी बड़ी होकर प्रैम में बैठी है। कहाँ रहते हो? यहीं सरकंडा बाजार में। और अपनी मांसल बाह उठाकर उसने सरकंडा बाजार को इंगित किया जो सामने धूप में चमकता दिख रहा था। मुझे कुछ न सूझा तो पूछा, वहां तो रोज यहां तक आते हो? तब तो बड़ी तकलीफ उठाते हो। वह हंसा तो नहीं, पर कुछ ऐसे मुस्कुराया जैसे कह रहा हो कि अपनी करुणा का श्रेय लेना चाहते हो तो हमारी व्यथा को क्यों अतिरंजित कर रहे हो। मैंने यह भी पूछा था, सुइयों में तो बड़ा खर्चा होता होगा। वैसे ही उत्तर आया, कोई 26 लगवा चुका हूं, अभी कोई खास फायदा नहीं है। धीरे धीरे होगा। 3-6 रुपए आकी एक लगती है।
अब भी मैं और कुछ पूछना चाहता था क्योंकि मेरा मन कह रहा था कि मेरी काम अभी खत्म नहीं हुआ। मगर मैं यह भी देख रहा था कि उस लड़की की व्यथा कितनी सादी थी, मामूली थी, कोई खास बात थी ही नहीं। मैं संवेदना दे सकता था तो अधिक से अधिक देना चाहता था, इसलिए मेरे मुंह से निकला, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगी लड़की। अब सोचता हूँ कि बजाय इसके अगर मैं पूछता आज कौन सा दिन है तो कोई फर्क न पड़ता। बाप ने मानो मुझे सुना ही नहीं। लड़की ने अपने सेब की तरफ देखा, पूछा बप्पा। बाप ने बड़े प्यार से मना कर दिया। बीमार लड़की धैर्य से अपने सेब को पकड़े रही। उसने खाने के लिए जिद नहीं की। चमकती हुई काली सफेद चूड़ियों से उसकी कलाइयां खूब ढंकी हुई थीं। मुट्ठी में वह लाल चिकना छोटा सा सेब था जो उसे बीमार होने के कारण नसीब हो गया था और इस वक्त उसके निढाल शरीर पर खूब खिल रहा था। मैं जल्दी जल्दी चलकर आगे निकल आया। अब मैं वहां बिल्कुल फालतू था।